हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना सेशन जो है वह स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? आंसर है अनुदैर्ध्य। जो ध्वनि तरंगे होती है उसकी प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। और वहीं पे अगर बोला होता है कि जो प्रकाश तरंगे होती है वह कैसी होती है, तो प्रकाश तरंगे जो होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों? वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। अब देखिए, जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ते हैं। अब उनको अंधेरे में कैसे पता चलता है कि सामने कोई वस्तु है या खाली जगह? जैसे कोई चमगादड़ उड़ रहा है और ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रहा है, तो सामने अगर कोई वस्तु रहेगी तो ध्वनि क्या होगी? परावर्तित होकर उस तक पहुंच जाएगी। और अगर सामने कोई वस्तु नहीं रहेगी, खाली रहेगी, तो ध्वनि जो है वह सीधी चली जाएगी, वह परावर्तित होकर उसको अपने फिर से सुनाई नहीं देगा। तो इसी चीज का उन लोग उपयोग करते हैं, ध्वनि तरंगे छोड़ते हैं और फिर उनको पता चल जाता है कि सामने कोई वस्तु है या नहीं। इसलिए चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कौन सा होता है? तो जो होता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। अब ये ध्वनि तरंगे जो होती है वो 3 तरीके की होती है। एक तो अपश्रव्य होती है जो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते, और जो होती है वो श्रव्य तरंगे होती है दूसरी, जिसको हम लोग सुनते हैं और वह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। और तीसरी जो होती है वह होती है पराश्रव्य तरंगे जो 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक होती है। तो इसी पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो होती है उसका उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पर होते हैं, तो हम लोग जैसे रेलवे स्टेशन पर हैं और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं चुपचाप, तो हमारे कान में क्या होगी? यदि कोई ट्रेन हमारी तरफ आ रही है तो उसकी आवाज बढ़ती जाएगी, तो हमें पता चल जाएगी कि कोई ट्रेन हमारी तरफ आ रही है। और दूसरा केस लेते हैं कि जैसे कोई ट्रेन हमसे दूर जा रही है, तो क्या होगी? उसकी जो आवाज होगी, ध्वनि होगी, वो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हमसे दूर जा रही है। तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेन हमारे पास आ रही है और कौन सी दूर आ रही है, जिसको हम उसके ध्वनि या आवाज साउंड से हम लोग सुनकर पहचान सकते हैं। तो इसी ध्वनि आवृत्ति के उतार चढ़ाव को ही डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होती है? नहीं सुनी जा सकती है। जो 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक तरंगे होती है उसको कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे, जिसको हम नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो वह जब माध्यम होगा लोहा, तो उस समय ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव जो होता है वह किससे संबंधित है? तो हमने अभी समझा था कि जो डॉपलर इफेक्ट होता है वह ध्वनि से, साउंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो स्टेथोस्कोप रहता है वह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 30 मीटर की। नेक्स्ट है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो इसको हमने अभी समझा था कि कोई रेलगाड़ी हमारे पास आ रही है तो उसकी साउंड तेज होगी, जिससे हम समझ जाएंगे कि रेलगाड़ी हमारे पास आ रही है, और साउंड कम होती चली जाएगी तो रेलगाड़ी हमसे दूर जा रही है। यह घटना मैंने किसमें बताया था? डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होता है?
तो यह होता है किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। यदि कोई मशीन की दुकान है तो वहां से जो ध्वनि आ रही है, साउंड आ रही है, वह लगभग 100 डेसिबल के बराबर होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है, जो साउंड की तीव्रता होती है कि कौन सा साउंड कितनी तीव्रता उत्पन्न कर रही है, तो उसको हम लोग किस में मापते हैं? उसकी इकाई होती है डेसिबल। दूसरा क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? तो जो नौ संचालक होते हैं, नौ संचालक मतलब जो पनडुब्बियां होती है, जो समुद्र में चलती है पनडुब्बियां, ये सब में हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और सोनार का उपयोग इसलिए किया जाता है, जैसे कोई वस्तु समुद्र में गुम गई है तो हम लोग सोनार की सहायता से उस वस्तु का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है व्यतिकरण। जैसे कोई स्थान है और उसी स्थान पर हम बैठे हैं और दो लाउड स्पीकर बज रहे हैं। एक लाउड स्पीकर में कुछ अलग चीज बज रही है, दूसरे लाउड स्पीकर में कुछ अलग चीज बज रही, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे और हमको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो यह घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण की घटना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का जो कारण है वह है परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीडी बजाकर उत्पन्न किया था? तो जो पराश्रव्य तरंगें होती है वह 20 किलोहर्ट्ज से भी अधिक होती है, जिसको हम नहीं सुन सकते। और इसको किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी स्थान में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा। तो ये जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों? तो यह पैरों में उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होता है। अब देखिए, सैनिक अगर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे पुल में, तो कदम से कदम मिलाकर मतलब सब सैनिकों की एक ही आवृत्ति होगी और एक ही पैर से वो गति करेंगे, मतलब चलेंगे। तो क्या होगी? जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी तो क्या होगा? पुल के टूटने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि वहां पर जो है अलग अलग चलेंगे, कदम से कदम नहीं मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। तो प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? अर्थात इसमें बोल रहा है कि ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो निर्वात में नहीं चल सकती? तो हमको पता है कि जो ध्वनि होती है वह निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वह माध्यम ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, लेकिन वह निर्वात में नहीं चल सकती। लेकिन जो प्रकाश होती है वह निर्वात में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो जो समुद्र में जो उपकरण की पहचान करते हैं, अगर कोई वस्तु गिर गई हो या गुम हो गई हो तो उसकी पहचान किसकी सहायता से करते हैं? सोनार की सहायता से करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है, जो बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, तो यह किसके कारण होता है? अनुनाद के कारण। हम अपने मोबाइल पर विभिन्न रेडियो स्टेशन को चल रहे एफएम को हम लोग सुनते हैं, ठीक है? तो उस वह किसके कारण ऐसा हो सकता है? तो वह अनुनाद के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह आवाज घटती जाती है। तो यह घटना किसका उदाहरण है? तो इस घटने को हमने अच्छे से समझ लिया है। ये किसका होता है? डॉपलर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो रेडियो को हम लोग विभिन्न स्टेशनों को चेंज कर करके सुन सकते हैं, तो वह किसका कारण है? अनुनाद का कारण है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, एक जेट वायुयान जो है वह 2 मैक के वेग से हवा से उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? मैक संख्या का। तो मैक इक्वल टू वायुयान की चाल और उस माध्यम में ध्वनि की चाल। तो ध्वनि का कितना है? 332 है और मैक 2 है, तो वायुयान की चाल कितना हो जाएगी? इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह कितनी हो जाएगी? 664 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैक संख्या के बारे में जानते हैं। जैसे 3 चीजें होती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो सबसोनिक की कंडीशन में जो मैक संख्या रहती है वह 1 से कम होती है, और सुपरसोनिक रहती है वहां पर मैक संख्या 1 होगी या फिर 1 से अधिक होती है। और जहाँ पे हाइपरसोनिक होती है वहां पर मैक संख्या जो होती है वो 5 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग उत्पन्न करती हैं? जो पराध्वनिक विमानें होती हैं वह पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है, और पराश्रव्य तरंगे जो होती है हमारी 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक होती है, जो कि हमारे लिए हम नहीं सुन सकते और हमारे लिए बहुत भी हानिकारक होती है। और पराध्वनिक तरंगे जो होती है वह ओजोन परत को भी क्षरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती? तो हमने जाना है कि ध्वनि जो है वह निर्वात में नहीं गुजर सकती। ध्वनि के गुजरने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो होना आवश्यक है, चाहे वह माध्यम ठोस का हो, चाहे वह माध्यम द्रव का हो, चाहे वह गैस का हो। और जो ध्वनि की गति होती है वह सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और सबसे कम जो होती है वह होती है गैस में, और निर्वात में जाते जाते वह बिल्कुल शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो हमने देखा है जो शिकार करने वाले होते हैं और जो डॉल्फिन या चमगादड़ होते हैं वो अपने शिकार करने के लिए प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। तो जब 95 डेसिबल, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में डेसिबल को डीबी बोलते हैं, इससे अधिक को वह नहीं सुन सकता, इससे अधिक उसके लिए बहुत हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो किस तरह का उपयोग हम लोग रात में करते हैं? रात्रि दृष्टि जो उपकरण होती है, रात में देखने वाली जो भी उपकरणें होती है उसमें अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया है, यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो देखिए मैंने आपको बताया है कि ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। तो इस्पात के लिए VS डिनोट किया गया है, तो इस्पात ठोस है तो इसमें सबसे अधिक होगा। फिर द्रव के लिए किसको किया गया है? द्रव के लिए VW को बोला गया है, तो VW द्रव सेकेंड में आएगा क्योंकि वह द्रव है। सबसे लास्ट में कौन आएगा? गैस आएगा। गैस वायु को VA से डिनोट किया है। तो इसी तरीके से जमाना है। तो हमने आज पढ़ा अच्छे से डॉपलर इफेक्ट के बारे में, फिर ध्वनि का वेग कहाँ पर अधिक होगी और कहाँ पर निम्न होगी, कहाँ पर शून्य होगी, और डेसिबल की इकाई क्या है। डेसिबल हमारे लिए जो है कहाँ तक अच्छा होता है, उसके बाद अच्छा नहीं होता है, उसके बारे में भी जाना है, और प्रतिध्वनि के बारे में जाना है। मैक संख्या, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक के बारे में जाना है। तो यह सभी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।